नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी इस्मृति। चित्रकूट के सन्निकट धनगढ़ नामक एक गांव है। कुछ दिन हुए वहाँ सान सिंह और गुमान सिंह दो भाई रहते थे। ये जाति के ठाकुर थे। युद्ध स्थल में वीरता के कारण उनके पूर्वजों को भूमि का एक भाग मुआफी प्राप्त हुआ था। खेती करते थे, भैंसें पाल रखी थी, घी बेचते थे, मट्ठा खाते थे और प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करते थे। उनकी एक बहन थी, जिसका नाम दूजी था, यथा नाम तथा गुण। दोनों भाई परिश्रमी और अत्यंत साहसी थे। बहन अत्यंत कोमल सुकुमारी, सिर पर घड़ा रखकर चलती तो उसकी कमर बल खा देती, किंतु तीनों अभी तक कुंवारे थे। प्रकटता उन्हें विवाह की चिंता न थी। बड़े भाई शान सिंह सोचते, छोटे भाई के रहते हुए अब मैं अपना विवाह कैसे करूं। छोटे भाई गुमान सिंह लज्जावश अपनी अभिलाषा न प्रकट करते थे कि बड़े भाई से पहले अपना ब्याह कर लूं। वे लोगों से कहा करते थे, भाई हम बड़े आनंद में हैं, आनंद पूर्ण भोजन कर मीठी नींद सोते हैं, कौन यह झंझट सिर पर ले। किंतु लगने के दिनों में कोई नाई या ब्राह्मण गांव में वर ढूंढने आ जाता तो उसकी सेवा सत्कार में यह कोई बात ना उठा रखते थे। पुराने चावल निकाले जाते, पालतू बकरे देवी को भेंट होते और दूध की नदियां बहने लगती थी। यहाँ तक कि कभी कभी उसका भ्रातृ स्नेह प्रतिद्वंदिता एवं द्वेष भाव के रूप में परिणत हो जाता था। इन दिनों में उनकी उदारता उमंग पर आ जाती थी और इसमें लाभ उठाने वालों की भी कमी ना रहती थी। कितने ही नाई और ब्राह्मण ब्याह के असत्य समाचार लेकर उनके यहाँ आते और दो चार दिन पूरी कचौड़ी खा कुछ विदाई लेकर बरक्षा भेजने का वादा करके अपने घर की राह लेते, किंतु दूसरे लग्न तक वह अपना दर्शन तक ना देते थे। किसी न किसी कारण भाइयों का यह परिश्रम निष्फल हो जाता था। अब कुछ आशा थी तो दूजी से भाइयों ने यह निश्चय कर लिया कि इसका विवाह वहीं पर किया जाए जहाँ से एक बहू प्राप्त हो सके। इसी बीच में गांव का एक बूढ़ा कारिंदा परलोक सिधारा। उसकी जगह पर एक नवयुवक लल्लन सिंह नियुक्त हुआ, जो अंग्रेजी की शिक्षा पाया हुआ शौकीन रंगीन और रसीला आदमी था। दो चार ही दिनों में उसने पनघटों तालाबों और झरोखों की देखभाल भली भांति कर ली। अंत में उसकी रस भरी दृष्टि दूजी पर पड़ी। उसकी सुकुमारता और रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। भाइयों से प्रेम और परस्पर मेल जोल पैदा किया। कुछ विवाह संबंधी बातचीत छेड़ दी, यहाँ तक कि हुक्का पानी भी साथ साथ होने लगा। सायं प्रातःकाल इसके घर पर आया करता था। भाइयों ने भी उसके आदर सम्मान की सामग्रियां जमा की, पानदान मोल लाए, कालीन खरीदी। वह दरवाजे पर आता तो दूजी तुरंत पान के बीड़े बनाकर बेचती। बड़े भाई कालीन बिछा देते और छोटे भाई तस्तरी में मिठाइयाँ रख लाते। एक दिन श्रीमान ने कहा, भैया सान सिंह, ईश्वर की कृपा हुई तो अब के लग्न में भाभी जी आ जाएंगी। मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं। सान सिंह की बाँछें खिल गई। अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मैं अब इस अवस्था में क्या करूँगा। हाँ, गुमान सिंह की बातचीत कहीं ठीक हो जाती तो पाप कट जाता। गुमान सिंह ने ताड़ का पंखा उठा लिया और झलते हुए बोले, वाह भैया, कैसी बात कहते हो। ललन सिंह ने अकड़ कर सान सिंह की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब क्या कहते हो। अब की लग्न में दोनों भाभियां छमाछम करती हुई घर में आवे तो बात। मैं ऐसा कच्चा मामला नहीं रखता। तुम तो अभी से ही बुड्ढों की भांति बातें करने लगे। तुम्हारी अवस्था यद्यपि 50 से भी अधिक हो गई, पर देखने में 40 वर्ष से भी कम मालूम होती है। अब दोनों विवाह होंगे, बीच खेत होंगे। यह तो बताओ, वस्त्र आभूषण का समुचित प्रबंध है ना। सान सिंह ने उनके जूतों को सीधा करते हुए कहा, भाई साहब, आपकी यदि ऐसी कृपा दृष्टि है तो सब कुछ हो जाएगा। आखिर इतने दिन कमा कमा कर क्या किया है। कुमार सिंह घर में आए, हुक्का ताजा किया, तंबाकू में दो तीन बूंद इत्र डाले, चिलम भरी, दूजी से कहा कि शरबत घोल दे और हुक्का लाकर लल्लन सिंह के सामने रख दिया। लल्लन सिंह ने कहा, दो चार दम लगाए और बोले, नाई दो चार दिन में आने वाला है। ऐसा घर चुना है कि चित्त प्रसन्न हो जाए। एक विधवा है, दो कन्याएं एक से एक सुंदर। विधवा 2 एक वर्ष में संसार को त्याग देगी और तुम एक संपूर्ण गांव में
दो आने के हिस्सेदार बन जाओगे। गांव वाले जो अभी हंसी करते हैं, पीछे जल जल मरेंगे। हाँ भाई, इतना है कि कोई बुढ़िया के कान ना भर दे, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शानदार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कुमान सिंह की मुख कांति मलिन हो गई। कुछ देर बाद सान सिंह बोले, अब तो आपकी ही आशा है, आपकी जैसी राय हो किया जाए। जब कोई पुरुष हमारे साथ अकारण मित्रता का व्यवहार करने लगे, तो हमको सोचना चाहिए कि इसमें उसका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है। यदि हम अपने सीधेपन से इस भ्रम में पड़ जाएं कि कोई मनुष्य हमको केवल अनुग्रहित करने के लिए हमारी सहायता करने पर तत्पर है, तो हमें धोखा खाना पड़ेगा। किंतु अपने स्वार्थ की धुन में ये मोटी मोटी बातें भी हमारी निगाहों से छिप जाती हैं, और छल अपने रंगे हुए भेष में आकर हमको सर्वदा के लिए परस्पर व्यवहार का उपदेश देता है। सान सिंह और गुमान सिंह ने विचार से कुछ भी काम ना लिया, और लल्लन सिंह के फंदे नित्य प्रति गाढ़े होते गए। मित्रता ने यहाँ तक पांव पसारे कि भाइयों की अनुपस्थिति में भी वह बेधड़क घर में घुस जाते और आंगन में खड़े होकर छोटी बहन से पान हुक्का मांगते। दूजी उन्हें देखते ही अति प्रसन्नता से पान बनाती, फिर आंखें मिलती, एक प्रेमाकांक्षा से बेचैन, दूसरी लज्जावश सकुची हुई। फिर मुस्कुराहट की झलक ओठों पर आती, चितवनों की शीतलता कलियों को खिला देती, हृदय नेत्रों द्वारा बातें कर लेते। इस प्रकार प्रेम लिप्सा बढ़ती गई। उस नेत्र लिंगन में जो मनोभावों का बाह्य रूप था, उद्विग्नता और विकलता की दशा उत्पन्न हुई। वह दूजी, जिसे कभी मनिहारे और विषादी की रुचिकर ध्वन भी चौखट से बाहर ना निकाल सकती थी, अब एक प्रेम विह्वलता की दशा में प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई घंटों दरवाजे पर खड़ी रहती। उन दोहे और गीतों में जिन्हें वह कभी विनोदार्थ गाया करती थी, अब उसे विशेष अनुराग और विरह वेदना का अनुभव होता। तात्पर्य यह कि प्रेम का रंग गाढ़ा हो गया। सनय सनय गांव में चर्चा होने लगी। घास और काश स्वयं उगते हैं, उखाड़ने से भी नहीं जाते। अच्छे पौधे बड़ी देख रेख से उगते हैं। इसी प्रकार बुरे समाचार स्वयं फैलते हैं, छिपाने से भी नहीं छिपते। पनघटों और तालाबों के किनारे इस विषय पर कानाफूसी होने लगी। गांव की बनियाइन, जो अपनी तराजू पर हृदयों को तोलती थी, और ग्वालिन, जो जल में प्रेम का रंग देकर दूध का दाम लेती थी, और तम्बोलिन, जो पान के बीड़ों से दिलों पर रंग जमाती थी, बैठकर दूजी को लोलुपता और निर्लज्जता का राग अलापने लगी। बेचारी दूजी को घर से निकलना दुर्लभ हो गया। सखी सहेलियां एवं बड़ी बूढ़ियां सभी उसको ताने मारती, सखी सहेलियां हंसी से छेड़ती, और वृद्धा स्त्रियां हृदय विदारक व्यंगों से। मर्दों तक बातें फैली। ठाकुरों का गांव था, उनकी क्रोधाग्नि भड़की। आपस में सम्मानित हुए कि लल्लन सिंह को इस दुष्टता का दंड देना उचित है। दोनों भाइयों को बुलाया और बोले, भैया, क्या आप अपनी मर्यादा का नाश करके विवाह करोगे? दोनों भाई चौंक पड़े। उन्हें विवाह के उमंग में यह सुधि ही ना थी कि घर में क्या हो रहा है। शान सिंह ने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ क्यों नहीं कहते? एक ठाकुर ने जवाब दिया, साफ साफ क्या कहलाते हो? इस सोहदे लल्लन सिंह का अपने यहाँ आना जाना बंद कर दो। तुम तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे ही हो, पर उसकी जान ही कुशल नहीं। हमने अभी तक इसलिए तरह दिया है कि कदाचित तुम्हारी आंखें खुले, किंतु ज्ञात होता है कि तुम्हारे ऊपर उसने मुर्दे का भस्म डाल दिया है। ब्याह क्या अपनी आबरू बेच कर करोगे? तुम लोग खेत में रहते हो, और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि वह सौदा अपना बनाव सवार किए आता है, और तुम्हारे घर में घंटों घुसा रहता है। तुम उसे अपना भाई समझते हो तो समझा करो, हम तो ऐसे भाई का गला काट ले जो विश्वासघात करे। भाइयों के नेत्रपट खुले। दूजी के ज्वर के संबंध में जो ज्वर का संदेह था, वह प्रेम का ज्वर निकला। रुधिर में उबाल आया, नेत्रों में चिंगारियां उड़ी, तेवर बदले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर क्रोधमय दृष्टि से देखा। मनोगत भाव जिह्वा तक न आ सके। अपने घर आए, किंतु दर पर पाँव रखा ही था कि लल्लन सिंह से मुठभेड़ हो गई। लल्लन सिंह ने हंसकर कहा, वाह भैया वाह, हम तुम्हारी खोज में बार बार आते हैं, किंतु तुम्हारे दर्शन तक नहीं मिलते। मैंने समझा आखिर रात्र में तो कुछ काम ना होगा, किंतु देखता हूँ आपको इस समय भी छुट्टी नहीं है।
सान सिंह ने हृदय के भीतर क्रोधाग्नि को दबाकर कहा, हाँ, इस समय वास्तव में छुट्टी नहीं है। लल्लन सिंह, आखिर क्या काम है, मैं भी तो सुनूं। सान सिंह, बहुत बड़ा काम है, आपसे छिपा ना रहेगा। लल्लन सिंह, कुछ वस्त्र आभूषण का भी प्रबंध कर रहे हो? अब लग्न सिर पर आ गया है। सान सिंह, अब बड़ा लग्न सिर पर आ पहुंचा है, पहले इससे इसका प्रबंध करना है। लल्लन सिंह, क्या किसी से ठन गई? सान सिंह, भली भांति। लल्लन सिंह, किससे? सान सिंह, इस समय जाइए, प्रातः काल बतलाऊंगा। दूजी भी लल्लन सिंह के साथ दरवाजे की चौखट तक आई थी। भाइयों की आहट पाते ही ठिठक गई और यह बातें सुनी। उसका माथा ठनका कि आज यह क्या मामला है। लल्लन सिंह का कुछ आदर सत्कार नहीं हुआ, ना हुक्का ना पान। क्या भाइयों के कानों में कुछ भनक तो नहीं पड़ी? किसी ने कुछ लगा तो नहीं दिया? यदि ऐसा हुआ तो कुशल नहीं। इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी कि भाइयों ने भोजन परोसने की आज्ञा दी। जब वह भोजन करने बैठे तो दूजी ने अपनी निर्दोषता और पवित्रता प्रकट करने के लिए एवं अपने भाइयों के दिल का लेने के लिए कुछ कहना चाहा। स्त्रियाँ चरित्र में अभी निपुण ना थी। बोली, भैया, लल्लन सिंह से कह दो घर में ना आया करे। आप घर में रहिए तो कोई बात नहीं, किंतु कभी कभी आप नहीं रहते तो मुझे अत्यंत लज्जा आती है। आज ही वह आपको पूछते हुए चले आए। अब मैं उनसे क्या कहूँ? आपको नहीं देखा तो लौट गए। सान सिंह ने बहन की तरफ ताने भरे नेत्रों से देखकर कहा, अब वह घर में ना आएंगे। कुमान सिंह बोले, हम इसी समय जाकर उन्हें समझा देंगे। भाइयों ने भोजन कर लिया। दोजी को पुनः कहने का साहस ना हुआ। उसे उनके तेवर आज तक कुछ बदले हुए मालूम होते थे। भोजनोपरांत दोनों भाई दीपक लेकर भंडारे की कोठरी में गए। अनावश्यक बर्तन, पुराने सामान, पुरखों के समय के अस्त्र शस्त्र आदि इसी कोठरी में रखे थे। गांव में जब कोई बकरा देवी जी को भेंट किया जाता तो यह कोठरी खुलती थी। आज तो ऐसी कोई बात नहीं। इतनी रात गए यह कोठरी क्यों खोली जाती है? दोजी को किसी भावी दुर्घटना का संदेह हुआ। वह दबे पांव दरवाजे पर गई तो देखती क्या है कि गुमान सिंह एक भुजाली लिए पत्थर पर रगड़ रहा है। उसका कलेजा धक धक करने लगा और पांव थर्राने लगे। वह उल्टे पांव लौटना चाहती थी कि सान सिंह की आवाज़ सुनाई दी, इसी समय एक घड़ी में चलना ठीक है। पहली नींद बड़ी गहरी होती है, बेधड़क सोता होगा। गुमान सिंह बोले, अच्छी बात है, देखो भुजाली की धार, एक हाथ में काम तमाम हो जाएगा। दूजी को ऐसा ज्ञात हुआ मानो किसी ने पहाड़ पर से ढकेल दिया। सारी बातें उसकी समझ में आ गई। वह भय की दशा में घर से निकली और लल्लन सिंह के चौपाल की ओर चली, किंतु वह अंधेरी रात प्रेम की घाटी थी और वह रास्ता प्रेम का कठिन मार्ग। वह इस सुनसान अंधेरी रात में चौकन्ने नेत्रों से इधर-उधर देखती विह्वलता की दशा में शीघ्रतापूर्वक चली जाती थी, किंतु हाय निराशा, एक-एक पल उसे प्रेम भवन से दूर लिए जाता था। उस अंधेरी भयानक रात्रि में भटकती, ना जाने वह कहाँ चली जाती थी, किससे पूछे? लज्जावश किसी से पूछ ना सकती थी। कहीं चूड़ियों का झनझनाना भेद ना खोल दे। क्या इन अभागे आभूषणों को आज ही झनझनाना है? अंत में एक वृक्ष के तले वह बैठ गई। सब चूड़ियां चूर-चूर कर दी। आभूषण उतारकर आंचल से बांध लिए। किंतु हाय, यह चूड़ियां सुहाग की चूड़ियां थी और यह गहने सुहाग के गहने थे, जो एक बार उतार कर फिर ना पहने गए। उसी वृक्ष के नीचे पयस्विनी नदी पत्थर के टुकड़ों से टकराते हुए बहती थी। यहाँ नौकाओं का निर्वाह दुस्तर था। दूजी बैठी हुई सोचती, क्या मेरे जीवन की नदी में प्रेम की नौका दुख की शिलाओं से टक्कर खाकर डूब जाएगी? प्रातःकाल ग्रामवासियों ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि ठाकुर लल्लन सिंह की किसी ने हत्या कर डाली। सारे गांव में स्त्री पुरुष वृद्ध युवा सहस्त्रों की संख्या में चौपाल के सामने जमा हो गए। स्त्रियां पनघटों को जाती हुई रुक गई। किसान हल बैल लिए ज्यों के त्यों खड़े रह गए। किसी की समझ में ना आता था कि किस यह हत्या किसने की। कैसा मिलनसार हंसमुख सज्जन मनुष्य था। उनका कौन ऐसा था? बेचारे ने किसी पर इजाफा लगान या बेदखली की नालिश तक नहीं की। किसी को दो बात तक ना कही थी। दोनों भाइयों के नेत्रों से आंसू की धारा बहती थी। उनका घर उजड़ गया। सारी आशाओं पर तुषारपात हो गया। कुमान सिंह ने रोकर कहा, हम 3 भाई थे, अब 2 ही रह गए। हमसे तो दाँत काटी रोटी थी।
साथ उठना, हंसी दिल लगी, भोजन छाछन एक हो गया था। हत्यारे से इतना भी नहीं देखा गया। हाय अब हमको कौन सहारा देगा? शान सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा। हम दोनों भाई कपास निराने जा रहे थे। ललन सिंह से कई दिन से भेंट नहीं हुई थी। सोचे कि इधर से होते चले, किंतु पिछवाड़े आते ही सेब दिखाई पड़ी। हाथों के टोटे उड़ गए। दरवाजे पर जाकर देखा तो चौकीदार सिपाही सब सो रहे हैं। उन्हें जगाकर ललन सिंह के किवाड़ खटखटाने लगे, परंतु बहुत बल करने पर भी किवाड़ अंदर से ना खुले। तो सेंध के रास्ते से झांका। आह, कलेजे में तीर लग गया। संसार अंधेरा दिया। प्यारे लल्लन सिंह का सिर धड़ से अलग था। रक्त की नदी बह रही थी। शोक भैया सदा के लिए बिछुड़ गए। मध्याह्न काल इसी प्रकार विलाप होता रहा। दरवाजे पर मेला लगा हुआ था। दूर दूर से लोग इस दुर्घटना का समाचार पाकर इकट्ठा होते जाते थे। संध्या होते होते हल्के के दरोगा साहब भी चौकीदार और सिपाहियों का एक झुंड लिए आ पहुंचे। कढ़ाई चढ़ गई, पुड़ियाँ छनने लगी। दरोगा जी ने जांच करनी शुरू की। घटनास्थल देखा, चौकीदारों का बयान हुआ, दोनों भाइयों के बयान लिखे। आसपास के पासी और चमार पकड़े गए और उन पर मार पड़ने लगी। ललन सिंह की लाश लेकर थाने पर गए। हत्यारे का पता ना चला। दूसरे दिन इंस्पेक्टर पुलिस का आगमन हुआ। उन्होंने भी गांव का चक्कर लगाया। चमारों और पासियों की मरम्मत हुई। हलवा, मोहन, गोश्त पूड़ी के स्वाद लेकर सायंकाल को उन्होंने भी अपनी राह ली। कुछ पासियों पर, जो कि कई बार डाके चोरी में पकड़े जा चुके थे, संदेह हुआ। उनका चालान किया। मजिस्ट्रेट से ने गवाही पुष्ट पाकर अपराधियों को सेशन सुपुर्द किया और मुकदमे की पेशगी होने लगी। मध्याह्न का समय था। आकाश पर मेघ छाए हुए थे। कुछ बूंदें भी बरस पड़ी थी। सेशन जज कुंवर विनय कृष्ण बघेल के इजलास में मुकदमा पेश था। कुंवर साहब बड़े सोच विचार में थे कि क्या करूं। अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य निर्बल थी, किंतु सरकारी वकील, जो एक प्रसिद्ध नीतिज्ञ थे, नज़ीरों पर नज़ीर पेश करते जाते थे। अचानक दूजी श्वेत साड़ी पहने, घूंघट निकाले, निर्भय न्यायालय में आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, श्रीमान, मैं शान सिंह और गुमान सिंह की बहन हूँ। इस मामले में जो कुछ भी जानती हूँ वह मुझसे भी सुन लिया जाए। इसके बाद सरकार जो फैसला चाहे करे। कुंवर सिंह ने आश्चर्य से दूजी की तरफ देखा। शान सिंह और गुमान सिंह के शरीर में कांटों तो रक्त नहीं। वकीलों ने आश्चर्य की दृष्टि से उनकी ओर देखना शुरू किया। दूजी के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। भय का लेस मात्र ना था। नदी आंधी के पश्चात स्थिर दशा में थी। उसने उसी प्रवाह में कहना प्रारंभ किया, ठाकुर लल्लन सिंह की हत्या करने वाले मेरे दोनों भाई हैं। कुंवर साहब के नेत्रों के सामने से पर्दा हट गया। सारी कचहरी दंग हो गई और सब टकटकी बांधे दूजी की तरफ देखने लगे। दूजी बोली, यह वही भुजाली है जो लल्लन सिंह की गर्दन पर फेरी गई थी। अभी इसका खून ताजा है। मैंने अपनी आंखों से भाइयों को इसे पत्थर पर रगड़ते देखा, उनकी बातें सुनी। मैं उसी घर से बाहर निकली कि लल्लन सिंह को सावधान कर दूं, किंतु मेरा भाग्य खोटा था। चौपाल का पता ना लगा। मेरे दोनों भाई सामने खड़े हैं। वह मर्द हैं। मेरे सामने असत्य कदापि ना कहेंगे। इनसे पूछ लिया जाए, और सच पूछिए तो यह छुरी मैंने चलाई है। मेरे भाइयों का अपराध नहीं है। यह सब मेरे भाग्य का खेल है। यह सब मेरे कारण हुआ और न्याय की तलवार मेरी ही गर्दन पर पड़नी चाहिए। मैं ही अपराधिनी हूँ। हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस भुजाली से मेरी गर्दन काट ली जाए। न्यायालय में एक स्त्री का आना बाजार में भानुमति का आना है। अब तक अभियोग नीरस और अरुचिकर था। दूजी के आगमन ने उसमें प्राण डाल दिए। न्यायालय में एक भीड़ लग गई। मुवक्किल और वकील, अमले और दुकानदार असावधानी की दशा में इधर-उधर दौड़ते चले जाते थे। प्रत्येक पुरुष उसको देखने को इच्छुक था। सहस्त्रों नेत्र उसके मुखड़े की तरफ देखते थे और वह जनसमूह में शांति की मूर्ति बनी हुई निश्चल खड़ी थी। इस घटना की प्रत्येक पुरुष अपनी-अपनी समझ के अनुसार आलोचना करता था। वृद्धजन कहते थे, बेहया है, ऐसे लड़की का सिर काट लेना चाहिए। भाइयों ने वही किया जो मर्दों का काम था। इस निर्लज्ज को तो देखो कि अपना पर्दा ढाकने के बदले उसका डंका बजा रही है और भाइयों को भी डुबोए देती है। आंखों का पानी गिर गया है। ऐसी ना होती
तो यह दिन ही क्यों आता। मगर नवयुवकों, स्वतंत्रता पर जान न्यौछावर कर देने वाले वकीलों और अमलों में उसके साहस और निर्भयता की प्रशंसा हो रही थी। उनकी समझ में जब यहाँ तक नौबत आ गई थी, तो भाइयों का धर्म था कि दोनों का ब्याह कर देते। कई वृद्ध वकीलों की अपने नवयुवक मित्रों से कुछ छेड़छाड़ हो गई। एक फैशनेबल बैरिस्टर साहब ने हंसकर कहा, मित्र, और जो कुछ है वो है। यह स्त्री शास्त्रों में एक है, रानवी मालूम होती है। सर्वसाधारण ने इनका समर्थन किया। कुंवर विनय कृष्ण इस समय कचहरी से उठे थे। बैरिस्टर साहब की बात सुनी और घृणा से मुंह फेर लिया। वह सोच रहे थे, जिस स्त्री के क्रोध में इतनी ज्वाला है, क्या वह उसका प्रेम भी इसी प्रकार ज्वालापूर्ण होगा। दूसरे दिन फिर 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। कमरे में तिल रखने की भी जगह न थी। दूजी कटघरे के पास सिर झुकाए खड़ी थी। दोनों भाई कई कांस्टेबलों के बीच में चुपचाप खड़े थे। कुंवर विनय कृष्ण ने उन्हें संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, ठाकुर सान सिंह, गुमान सिंह, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे संबंध में अदालत में जो कुछ बयान किया है, उसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है। सान सिंह ने गर्वपूर्ण भाव से उत्तर दिया, बहन ने जो कुछ बयान किया है वह सब सत्य है। हमने अपना अपराध इसलिए छुपाया था कि हम बदनामी बेइज्जती से डरते थे, किंतु अब जब हमारी बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी, तो हमको अपनी सफाई देने का कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे जीवन से अब मृत्यु ही उत्तम है। लल्लन सिंह से हमारी हार्दिक मित्रता थी। आपस में कोई भी भेद ना था। हम उसे अपना भाई समझते थे, किंतु उसने हमको धोखा दिया। उसने हमारे कुल में कलंक लगा दिया और हमने उसका बदला लिया। उसने चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा हमारी इज्जत लेनी चाहिए, किंतु हम अपने कुल की मर्यादा इतनी सस्ती नहीं बेच सकते थे। स्त्रियां ही कुल मर्यादा की संपत्ति होती हैं, मर्द उसके रक्षक होते हैं। जब इस संपत्ति पर कपट का हाथ उठे, तो मर्दों का धर्म है कि रक्षा करें। इस पूंजी को अदालत का कानून, परमात्मा का भय या सद्विचार नहीं बचा सकता। हमको इसके लिए न्यायालय से जो दंड प्राप्त हो वह सिरोधार्य है। जज ने सान सिंह की बात सुनी। कचहरी में सन्नाटा छा गया और सन्नाटे की दशा में उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दोनों भाइयों को हत्या के अपराध में 14 वर्ष काले पानी का दंड मिला। सायंकाल हो गया था। दोनों भाई कांस्टेबलों के बीच में कचहरी से बाहर निकले। हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां, हृदय अपमान से संकुचित और सिर लज्जा के बोझ से झुके हुए थे। मालूम होता था मानो सारी पृथ्वी हम पर हंस रही है। दूजी पृथ्वी पर बैठी हुई थी। उसने कैदियों के आने की आहट सुनी और उठ खड़ी हुई। भाइयों ने उसकी ओर देखा, परंतु हाय, उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि अभी हमारे ऊपर हंस रही है। क्रीड़ा से नेत्र फेर लिए। दूजी ने भी उन्हें देखा, किंतु क्रोधपूर्ण और घृणा से नहीं, केवल एक उदासीन भाव से। जिन भाइयों की गोद में खेली और जिनके कंधों पर चढ़कर बाल्यावस्था व्यतीत की, जिन भाइयों पर सब कुछ न्यौछावर करती थी, आज वही दोनों भाई काले पानी को जा रहे थे, जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, और उनके रक्त में तनिक भी गति नहीं होती। रुधिर भी द्वेष से जल की भांति जम जाता है। सूर्य की किरणें वृक्षों की डालियों से मिली, फिर जड़ों को चूमती हुई चल दी। उनके लिए अंधकार गोद फैलाए हुए था। क्या इस अभागिनी स्त्री के लिए भी संसार में ऐसा कोई आश्रय नहीं था। आकाश की लालिमा नीलावरण हो गई। तारों के कमल खिले। वायु के लिए पुष्प सैया बिछ गई। ओस के लिए हरी मखमल का फर्श बिछ गया। किंतु अभागिनी दूजी उसी वृक्ष के नीचे शिथिल बैठी थी। उसके लिए संसार में कोई स्थान ना था। अब तक जिसे वह अपना घर समझती थी, उसके दरवाजे उसके लिए अब बंद थे। वहाँ क्या मुंह लेकर जाती। नदी को अपने उद्गम से चलकर अथाह समुद्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ठिकाना नहीं है। दूजी उसी तरह निराशा के समुद्र में निमग्न हो रही थी कि एक वृद्ध स्त्री उसके पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई। दूजी चौंक कर उठी। वृद्ध स्त्री ने उसकी ओर आश्चर्यान्वित होकर कहा, इतनी रात बीत गई, अभी तुम यहीं बैठी हो। दूजी ने चमकते हुए तारों की ओर देखकर कहा, कहाँ जाऊं। इन शब्दों में कैसा हृदय विदारक आंसू छिपा हुआ था। कहाँ जाए। संसार में उसके लिए अपमान की गली के सिवा और कोई स्थान न था। बुढ़िया ने प्रेममय स्वर में कहा, बेटी,
भाग्य में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? मैं दीन ब्राह्मणी हूँ, चलो मेरे घर रहो। जो कुछ भिक्षा भवन मांगे मिलेगा, उसी में हम दोनों निर्वाह कर लेंगी। ना जाने पूर्व जन्म में हमसे तुमसे क्या संबंध था। जब से तुम्हारी दशा सुनी है, बेचैन हो। सारे शहर में आज घर घर तुम्हारी चर्चा हो रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बस अब उठो, यहाँ सन्नाटे में पड़े रहना अच्छा नहीं। समय बुरा है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। नारायण का दिया बहुत कुछ है। मैं भी अकेली से दुकेली हो जाऊंगी। भगवान किसी न किसी प्रकार दिन काट ही देंगे। एक घने सुनसान भयानक वन में भटका हुआ मनुष्य जिधर पगडंडियों का चिन्ह पाता है, उसी मार्ग को पकड़ लेता है। वह सोच विचार नहीं करता कि मार्ग मुझे कहाँ ले जाएगा। दूजी इस बुढ़िया के साथ चली। इतनी ही प्रसन्नता से वह कुएं में भी कूद पड़ती। वायु में उड़ने वाली चिड़िया दाने पर गिरी। क्या इन दानों के नीचे जाल बिछा हुआ था? आगे की कहानी मैं दूसरे पार्ट में आपको सुनाऊंगी। ओके, धन्यवाद।